चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे इस समय आ चुके हैं और 3615 करोड़ रुपए का मुनाफा जियो के संदर्भ में आता हुआ दिख रहा है और ये हमारा जो अनुमान था 3620 लगभग उसी के आसपास आता हुआ दिख रहा है। थर्ड क्वार्टर में जियो का मुनाफा 3620 करोड़ रुपए आया है। ये नतीजे जो है लगभग अनुमान से थोड़े से स्लाइटली बेटर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। थर्ड क्वार्टर में जियो, जो कि इस क्वार्टर में उम्मीद थी कि चूँकि टैरिफ भी बढ़ी है तो अच्छे नतीजे आएंगे और उसी के अनुमान से ये नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुल जो रेवेन्यू इसमें आता हुआ दिख रहा है जियो का Q3 का, वो 19,347 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। जियो का एबिटा 9,514 करोड़ रुपए है और जो कि अनुमान से बेटर आता हुआ दिख रहा है। एबिटा मार्जिन जियो की 49% से ज़्यादा आई है, 48.5% का हमारा अनुमान था, उससे बेटर है। और मुनाफा 3615 करोड़ रुपए के सामने आया है जो कि 3451 करोड़ का अनुमान था। यानी प्रॉफिट, एबिटा, रेवेन्यू सारे कुछ उम्मीद से बेटर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हमको लगता भी था, हमारा अनुमान भी था कि उससे बेटर आते हुए दिखेंगे। रेवेन्यूज़ भी उससे बेटर आए हैं। जैसा कि हमने बताया कि एबिटा लेवल पे आपको 9514 करोड़ आता हुआ यहाँ पे दिख रहा, जबकि अनुमान इससे थोड़ा कम था। तो Q3 में रिलायंस जियो के बेहतर नतीजे आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18,549 करोड़ आया। हमारा अनुमान 15,660 करोड़ का था। मच बेटर, हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर आता हुआ यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। 18,549 करोड़ का मुनाफा है जो 15,660 करोड़ के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हमको अनुमान था, हम सुबह से कह रहे थे कि जो हमारा हायर साइड का अनुमान है वो कंजर्वेटिव है, इससे भी बेटर आ सकता है और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा है। 18,500 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाया है। 1,85,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। हमारा अनुमान था कि 1,93,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, उससे थोड़ा कम है, लेकिन 1,85,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,67,000 करोड़ था। तो वहां से भी काफ़ी बीट है। हालांकि हमारे हायर साइड के अनुमान से स्लाइटली कम है, लेकिन उसको आप कह सकते हैं बेटर आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल प्रॉफिट 18,549 करोड़, हमारे अनुमान से काफ़ी बेटर, करीब 3,000 करोड़ ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। और रेवेन्यू 1,85,000 करोड़ से ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है जो कि हमारे अनुमान के करीब कह सकते हैं, स्लाइटली उससे थोड़ा कम कह सकते हैं। हमारा अनुमान था 1,93,000 करोड़ का आना चाहिए। जियो ने अपने तीनों फ्रंट पे बीट किया है, प्रॉफिट में, एबिटा में, रेवेन्यू में। जियो के आरपू का हमें इंतजार रहेगा। सुमित, और कोई डिटेल आपके पास आई? देखिए, मेरे पास पूरी प्रेस रिलीज आ चुकी है नीरज जी। जो नंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पोस्ट किए हैं उसके लिहाज से इस तिमाही में मुनाफा जो आपको नीरज जी बता रहे हैं 18,550 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए रादर, ये मुनाफा एक आंकड़ा है अनुमान से बेहतर, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी, वाईओवाई बेसिस पर भी। आय फ्रंट पर यह आंकड़ा जो है वो 1,95,000 करोड़, 95,318 करोड़ है। ये टोटल इनकम का आंकड़ा जो कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि 1,78,328 करोड़ के मुकाबले है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो जो आय जिसकी नीरज जी 1,93,000 करोड़ की बात कर रहे थे, वो 1,95,000 करोड़ का आंकड़ा, यानी कि उससे भी 2,000 करोड़ ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा आप अगर फर्दर सेग्रीगेट करेंगे इसको तो O2C कारोबार का एबिटा करीब करीब 13,530 करोड़ आया है, जो कि सीक्वेंशियली 12,720 करोड़ से बढ़कर आया है। इसके अलावा रिटेल कारोबार का जो एबिटा है वो करीब करीब 3,835 करोड़ है। बाजार में अनुमान था 3,600 करोड़ का एक आंकड़ा आने का, ये करीब करीब 3,835 करोड़ आया 2,900 करोड़ के मुकाबले। और इसके अलावा कंपनी का जो डिजिटल कारोबार है, बाजार में अनुमान था 9500 करोड़ इस तिमाही में देने का, यह आया है 10,230 करोड़ रुपए। यानी कि O2C कारोबार, रिटेल कारोबार और साथ साथ जो जियो का कारोबार है, उन तीनों ही कारोबार, डिजिटल कारोबार जो है, ये तीनों का ही कारोबार जो है वो अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है एबिटा फ्रंट पर। इसके अलावा ओवरऑल रेवेन्यूज जो है वो करीब करीब 2,000 करोड़ से एक्सीड हुए हैं। और सबसे क्रूशियल पार्ट है मुनाफे का आंकड़ा, करीब करीब 15,660 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा था। 18,600 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा मुनाफे में देखने को मिला, वो भी तब जबकि अदर इनकम का हेड जो सीक्वेंशियली भी देखेंगे या वाईओवाई देखेंगे, दोनों के लिहाज से गिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑपरेशनल, कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है
वहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से भी कंपनी के नंबर्स बेटर साइड पर हैं। वीटा मार्जिन भी करीब 49% के आसपास इस तिमाही में देखने को मिले हैं। पार्थिव शाह, शरद अवस्थी और अम्बरीश बालिका, 3 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमरीश जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर दोनों ही फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रंट पे भी और प्रॉफिट फ्रंट पे भी आते हुए दिखे, और जियो ने भी बीट किया है सारे जो अनुमान थे हमारे उसको। पहला रिएक्शन क्या है आपका? No, clearly मुझे लग रहा है कि this is a beat on across all aspects. I don't think we can really find any fault, क्योंकि normally हम लोग जब देखते हैं रिलायंस के results, either like Jio does well, Petchem disappoints, या we have 3 verticals doing well, 2 verticals possibly disappointing. पर इस बार जो मैं देख रहा हूँ, whatever has come as of now, I think it's a beat across. पार्थिव शाह, आपको कैसे लगे नंबर? देखिए, मैं मानूंगा जबरदस्त नंबर्स है। मैं उसका रैशनल आपको बताता हूँ। इस क्वार्टर में हम डेफिनेटली जानते हैं कि जो रिफाइनिंग पेटकेम बिजनेस था, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर जो थ्रूपुट है वो 105% के आसपास होने वाला था, बिकॉज कोई ऐसा मेंटेनेंस शटडाउन नहीं था और डिमांड बहुत ही सॉलिड थी, स्प्रेड्स काफी अच्छे थे। और ये चीज अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूं तो थ्रूपुट करीबन 98% था। तो यहाँ से रिफाइनिंग में एफिशिएंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की बात करें तो वहां पे भी ऑलमोस्ट सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन डबल हुआ था। तो उस लिहाज से हम जानते हैं कि रिलायंस हमेशा जीआरएस में सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के बेंचमार्क से बेटर काम करता है, तो वो डेफिनेटली दिख रहा है नंबर्स में। और हम जानते हैं कि अभी रिलायंस बिकॉज O2C डिवीजन में कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमें सेग्रीगेटेड जीआरएम का जो नंबर है वो बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा पेटकोक का माइनस करने के बाद। लेकिन अगर मैं देखूं कि पेटकेम सेगमेंट में भी इस बार फ्लैटिश एक्सपेक्टेशन था, तो उस लिहाज से ये पर्टिकुलर सेगमेंट ने डेफिनेटली अच्छा किया है। दूसरा, हम जानते हैं कि जो रिटेल सेगमेंट है, रिटेल में इस क्वार्टर में डेफिनेटली कोई डिसरप्शन नहीं था, काफी डिमांड अच्छी थी, फुटफॉल स्टोर्स में अच्छे थे, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। नो डाउट क्वार्टर 4 में जाते थोड़ा स्लो डाउन वहां पे होगा, और अच्छा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मेरे को डेफिनेटली जियो में लग रहा है, क्योंकि जियो में हम जानते हैं कि जो आरपूस बड़े हैं उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन FY23 ऑनवर्ड्स के क्वार्टर से हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन आरपू। डिस्पाइट दैट, मार्जिन फ्रंट पे उन्होंने बेटर किया है, रेवेन्यू फ्रंट पे बेटर किया है, सब्सक्राइबर एक्विजिशन भी हमने देखा था कि 1 महीने छोड़ के 2 महीने में बैक टू बैक उन्होंने अच्छे एक्वायर किए थे, तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर्स। अच्छा, सेगमेंटल रेवेन्यूज में आप लोगों के सामने थोड़ा सा और ब्रेकअप इसका रख देता हूँ। ऑयल टू केमिकल, जिसको O2C हम कहते हैं, 1,31,427 करोड़ का रेवेन्यू है, जो आप पिछले क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करें तो 1,20,000 करोड़ है। अगर आप YOY देखेंगे तो 83,000 करोड़ से बढ़ के ये इस तरीके से निकल के आया है। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वो 2,560 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आया है। रिटेल में 57,717 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में 45,450 करोड़ था। और डिजिटल सर्विसेज, जिसमें ऑल इंक्लूसिव है बिजनेस, उसमें 25,200 करोड़ का रेवेन्यू है। ये टोटल निकल के आ रहा है, जो ब्रेकअप है सेगमेंटल। इसी के साथ अगर आप एबिटा पे देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल का एबिटा 13,530 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 12,720 करोड़ था। ऑयल एंड गैस में भी एबिट डबल हो गया है, 1,000 करोड़ से बढ़ के 2,033 करोड़ है। और रिटेल का एबिटा 2,923 करोड़ से बढ़ के 3,835 करोड़ आया है। और डिजिटल सर्विसेज का एबिटा 10,230 करोड़ है, जो कि 9,561 करोड़ से बढ़ के आया है। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, और YOY तो खैर डेफिनेटली लो बेस पे काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। डिजिटल सर्विसेज, जिसमें ऑल इंक्लूसिव देख के चलते, यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। शरद, आपको कैसे लगे नतीजे? जो सेगमेंटल ग्रोथ में भी आपको कोई खास सेक्टर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा नतीजों के लिहाज से? जी, हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी, रिटेल ने काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है। हमारा अनुमान 52-53 हजार करोड़ की रेवेन्यू का था, तो वहां करीब 5,000 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू आया है। जो एक्सपेक्टेड भी था कि रिटेल बेटर होगा, क्योंकि पिछली तिमाही के दौरान इन्होंने करीब 823 नए स्टोर भी खोले थे, और जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि फुटफॉल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे हैं रिटेल में, क्योंकि किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं था।
तो रिटेल और O2C से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा। तो O2C में तो मुझे लगता है टॉप EBITDA थोड़ी सी कम है कंपैरेटिव तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो रिलायंस जियो ने और E&P सेगमेंट ने मोर और लेस उससे ज्यादा मेकअप कर दिया। प्रॉफिट का एक बार फिगर आप लोगों के सामने दोबारा मैं रखता हूं, 20,539 करोड़ है, इंक्लूडिंग शेयर जिसमें आप रख सकते हैं। इसमें से आप जो भी अनुमान हम लोगों के पिछली बार थे 15,480 करोड़ का जो क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में था, उससे हायर साइड के हम लोगों ने अनुमान लगाए थे, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी बेटर प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये उम्मीद है कि शायद इसमें फाइनेंस कॉस्ट को अगर आप माइनस कर दें और इंटरेस्ट इनकम को निकाल दें 3,000 करोड़ की, तो भी ये 18,000 करोड़ के आसपास बनता है, जैसा कि हम कह रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन न हो किसी को, बेटर रिजल्ट यहाँ पे दिए फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करने के बावजूद। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखा है। खासतौर पर रिटेल में अगर आप नज़र डालें शरद, तो रिटेल में मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लग रहा था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लॉकडाउन नहीं थे, और ई कॉमर्स जो आजियो है वहाँ से भी काफ़ी बेटर करने की उम्मीद थी और वैसा होता हुआ दिखा है। करीब 12,000 करोड़ से बीट किया इन्होंने। आपको लगता है कि ये जो सेगमेंट है ये ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, इस तिमाही में तो लग ही रहा है। और अगर आप रिलायंस की आज के दिन वैल्यूएशन का ब्रेकअप भी देखें तो बेसिकली जो फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर अपसाइड आने की आप उम्मीद कर सकते हैं वो ज्यादा करके या तो प्लेटफॉर्म्स बिजनेस से है, या ये रिटेलिंग बिजनेस से है, या आपके जो नए एनर्जी वाले बिजनेसेस में वो आने की बात कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो मेरे हिसाब से रिटेल एक प्लेटफॉर्म्स वाला बिजनेस और रिटेल वाला बिजनेस एक अहम फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए। अमित, अगर आपके पास आरपू नंबर आए हो तो हमें रिमाइंड करिएगा। अमरीश सर, आपके लिए बेस्ट नंबर्स कौन से थे इसमें से? आपने किस सेगमेंट को चूज किया, रिटेल का, ऑयल टू केमिकल का, या डिजिटल प्लेटफॉर्म का? मुझे तो लग रहा है कि रिटेल और जियो, आई मीन विच इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ रिलायंस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, मच बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे मैं श्योरली आई विल वेट फॉर द आरपू नंबर्स, क्योंकि जो मेरे अनुमान से था आरपू शुड बी बिटवीन 152 to 154, पर यदि आरपू इससे कम है then I would say it is very positive, क्योंकि यदि I mean even ARPU of maybe less than 150 पे इन्होंने ये रिजल्ट दिखाए हैं, तो what will happen when we actually see ARPUs over the next couple of quarters at possibly 160, 165 ARPUs पे, you can just imagine the sort of earnings which Jio will show। तो इस दोनों पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। पर एक ही मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इन द सेंस कि आई मीन डिस्पाइट दिस सॉर्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स आए हैं जब मार्केट का कंडीशन उतना ठीक नहीं है। सो आई मीन द सॉर्ट ऑफ एडवांटेज व्हिच द काउंटर वुड हैव गॉट बिकॉज ऑफ द नंबर्स मे बी लॉस्ट टू एन एक्सटेंट। और दूसरा बात है कि विद दिस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स इन्होंने बेंचमार्क काफी हाई कर दिया है, तो आई थिंक दे विल हैव टू वर्क हार्डर इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इन द नेक्स्ट ईयर। कंपनी ने 837 नए स्टोर्स खोले हैं रिटेल के इस क्वार्टर के दौरान, क्वार्टर थर्ड में, और ये भी बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि लगातार स्टोर की संख्या को इंक्रीज करें तो 837 नए स्टोर्स खोले गए हैं क्वार्टर अंडर रिव्यू के अंदर। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं फटाफट हम लोगों को आरपू का नंबर भी मिल जाए। स्वागत है एक बार फिर से आपका। रिलायंस के नतीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स और ये सामने हमने रखे हैं। हम लोग शुरू में ढूंढ रहे थे कि आरपू कितना है। बलिगा सर, आप सही कह रहे थे, 151 रुपये 60 पैसे का आरपू आया है। हमारा हायर साइड का अनुमान 148 का था, लेकिन 151.60 पर सब्सक्राइबर आया है। ये ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को पड़ रही। बलिगा सर, एग्जैक्टली, या So I think it's I mean I think the growth is better than expected, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन था करीब 148 या 149 का था, मेरा एक्सपेक्टेशन था anywhere between 152 to 154, तो उसके आसपास ही आया है, which is I think extremely good। और ये दिखा रहा है कि आगे जाके भी जो आरपू ग्रोथ होगा, possibly we should be talking of about 162 to 165 in the next 2 quarters। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इससे
बेटर देखेंगे। अच्छा, रिटेल में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है इसमें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो टोटल इनका ग्रॉस रेवेन्यू है 57,714 करोड़, 27% की ग्रोथ के साथ इसमें आया है। और इन्होंने जो है नंबर ऑफ आउटलेट्स जो हमने आपको बताए थे, अब टोटल इनके नंबर ऑफ आउटलेट्स हो गए 14,412, विच इज़ अ ह्यूज नंबर कि इतने सारे स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। और हम रिटेल की बात कर रहे थे, टोटल कितना ज़्यादा 4 करोड़ स्क्वायर फीट पे ये काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। लेकिन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो आरपू आया है 152 का, क्योंकि हमारा अनुमान था कि 148-49 पाना चाहिए। हालांकि बालिगा सर को लग रहा था कि 152 को भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 152 भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। पार्थिव, आपको कैसे लगे नंबर रिटेल इसके जियो के? See, I think fantastic ARPU number because surprising बात ये है कि हम this proves कि हम देखेंगे कि Q1 FY23 onwards जो बलिंगा सर भी कह रहे हैं कि करीबन 156-158 के रेंज में जा सकता है। तो इंक्रीमेंटल ये जो आरपीयू आ रहा है विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ अराउंड 421 मिलियन, और हमने देखा है कि थोड़ा उन्होंने सब्सक्राइबर बेस लूज किया है, लेकिन आगे जाते हम जानते हैं कि काफी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस उनका बढ़ने वाला है, बिकॉज जो अनफॉर्चुनेटली जियो फोन का जो लॉन्च है टू टारगेट दी 2G सब्सक्राइबर्स, उसमें भी वो लोग आई थिंक काफी अग्रेसिव होंगे वंस द चिप शॉर्टेज इश्यू इज डन। लेकिन मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर FY23 सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, एंड सब्सक्राइबर बेस बढ़ना अलोंग विथ हायर आरपू ये बताता है कि शानदार ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। और मैं टेलीकॉम सेक्टर में अगर कंपेयर करूं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि एट 49.2% एबिटा मार्जिन्स आई थिंक एक शानदार बिजनेस खड़ा किया है। और आगे जाते मेरा मानना है जैसे आरपू बढ़ता है ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, तो आई वोंट बी सरप्राइज इवन एबिटा मार्जिन्स भी करीबन 52 के आसपास आ सकते हैं। जी, तो 52% के बीटा मार्जिन, 49% के आसपास के मौजूदा बीटा मार्जिन है, जो कि 52% के आसपास के पार्थिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2-3 बयान आया बड़े इंटरेस्टिंग कि कंपनी ने कहा है कि रिटेल कारोबार की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, साथ ही साथ वो जो नेट कार्बन जीरो है 2035 तक पहुंचने के लिए कंपनी कामकाज कर रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स और फुटवेयर, इस कारोबार का जो इन सेगमेंट में जो कारोबार है वो डबल हुआ है इस तिमाही के अंदर। उसके अलावा रिटेल स्टोर्स करीब 837, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको नीरज जी बता भी रहे थे। इसके अलावा फैशन और लाइफस्टाइल कारोबार की जो परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट एवर है, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज कंपनी ने जनरेट किए इस कारोबार में। जियो में करीब 421 मिलियन कस्टमर्स के आसपास का बेस है, उसमें 10.2 मिलियन कस्टमर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं वाई बेसिस पर। 151-152 रुपए के आसपास के आरपूज हैं। और जो 2-3 और इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें एक, कंपनी ने इस तिमाही के अंदर ग्रोसरी कारोबार को उनको लगता है कि एक बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। और रिकॉर्ड रेवेन्यू उनकी तरफ से आया डिजिटल कारोबार में, जहां पर करीब 6.5% की वाई बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो के साथ साथ जो आउटलुक दिया जा रहा है वो भी काफी साउंड है। शरद, आपने 3 तिमाही के नंबर्स देख लिए रिलायंस के। O2C कारोबार में पिछले 2 तिमाही के अंदर एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी, आरपू 152 रुपए तक पहुंच गया है ऑलमोस्ट। रिटेल कारोबार की तरफ से परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। इसको देखते हुए ईयरली साइड पर आप अपनी जो गाइडेंस है उसको रिवाइज करेंगे अपवर्ड की तरफ, और क्या सिचुएशन सिनेरियो मान रहे हैं पूरे साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का? जी, मेरे हिसाब से इस तिमाही के नतीजों के बाद अगर आप तीनों सेगमेंट्स को लार्जली देखें, जो ऑयल एंड गैस है वहां पे भी कोई वीकनेस इस क्वार्टर भी हम उम्मीद नहीं कर रहे, और जियो का भी रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट ही रहना चाहिए, जैसा बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, अगले क्वार्टर भी एआरपीयू में इंप्रूवमेंट ही रहेगा। और तीसरा सेगमेंट है आपका रिटेल का। रिटेल में भी हमारे हिसाब से कोई खास कमजोरी देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि 800 स्टोर पहले ऐड किए थे, अभी भी 837 स्टोर और ऐड किए हैं, एग्जिस्टिंग ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है फुल ईयर अर्निंग्स में इवन FY22 के भी जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है वहां पे एक 10% का उछाल सब लोग रजिस्टर करेंगे, जो अभी तक कंसेंसस एस्टिमेट है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से हमें लगता है अर्निंग करीब जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 85-86 के आसपास रहेगी, वो अब FY22 के लिए जो ज्यादातर अनुमान होंगे वो 92 से 93 रुपए के आसपास। करेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है 5G को लेकर के, शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ कि 5G कवरेज टॉप 1000 सिटीज के लिए प्लानिंग हो चुकी है, और इसके एडवांस ट्रायल्स हेल्थ केयर सेक्टर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं।
तो 5G की भी पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और जो गीगा फाइबर के इनके जो कस्टमर हैं उसमें बहुत तेज़ी से इन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। बहुत सारी जगहों पे सोसाइटीज़ पे लगाया है और 50 लाख कस्टमर उसके हो चुके हैं जो गीगा फाइबर इन्होंने FTTH के तहत लॉन्च किया था। तो ये दो अपडेट बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 5G की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और 5G के ट्रायल्स ऑलरेडी ऑन है और कवरेज के लिहाज से 1000 टॉप सिटीज़ के लिए कंट्री वाइड इन्होंने प्लानिंग बना के रख ली है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बताइए पार्थिव जी कि अब ये तो हम लोगों ने काफ़ी विवेचना की जो बीता हुआ तिमाही है, लेकिन क्रूड को आप देखिए इस समय क्लोज टू $90 है और ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पेटकेम की भी। तो क्या इस बेसिस पे हम ये ज्यूम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं कि जो अगला क्वार्टर होगा जिसमें प्रोडक्ट डिमांड, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बेटर होती दिखेगी और गैस का जो इनका प्रोडक्शन है KG6 है वो 18 MMSCMD हो चुका है, तो इससे एक और पुश यहां से आपको मिलता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में? एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं है। ये क्वार्टर में जो हमने रिफाइनिंग पेटकेम का परफॉर्मेंस देखा उसके अंदर हमने देखा E&P ने भी काफी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिया है और नेट गैस के भी जिस तरह के प्राइसेस बढ़े हैं अगले क्वार्टर में जैसा मेरा मानना है कि कोई ऐसा रिफाइनरी शटडाउन नहीं है। तो अगर इस तरह का 100 के ऊपर का थ्रूपुट पे रिफाइनरी अगर ऑपरेट करते हैं और पेटकेम डाउनस्ट्रीम में जिस तरह के अभी क्रैक्स है और फीड स्टॉक के जिस तरह के प्राइसेस है, डेफिनेटली लग रहा है कि पेटकेम में भी क्वार्टर 4 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देखेंगे। और चाइना से भी जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वहां पे भी जो प्रोडक्शन लेवल्स कम हुए, तो ग्लोबल लेवल्स पे पेट्रोकेम की इन्वेंट्रीज है वो थोड़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, विच बेनिफिट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फैंटास्टिक प्रोडक्ट मिक्स है रिलायंस का, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है और अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आता है तो रिलायंस जैसी कंपनी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है काफी बेनिफिट करती है पर्टिकुलर सेगमेंट में से। तो डेफिनेटली क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग क्वार्टर 4 टू बी बेटर इन दिस पर्टिकुलर वर्टिकल। सोमवार को कैसा रहेगा स्टॉक का प्रदर्शन? मेरा मानना है कि अभी मार्केट्स जनरली FY23 बेसिस पे प्रोजेक्शंस करते हैं। अगर ये क्वार्टर में जो हमने पैट का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर जो देखा है करीबन 19,000 के आसपास है, अगर मैं मोटा मोटी मान के चलूं कि ये एनुअलाइज अगर मैं गिनूं तो रिलायंस FY23 में विल बिकम अ कंपनी जो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस 80,000 करोड़ का पैट करने की क्षमता रखती है। करीबन 17.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, विच मीन्स इट्स कोटिंग एट अराउंड 21 टाइम्स FY23। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि रिफाइनिंग पेटकेम जैसे बिजनेस को लो पी मल्टीपल मिलता है, लेकिन रिटेल है, जियो है, वो हाई ग्रोथ बिजनेसेस है, हाई मार्जिन बिजनेसेस है। तो वहां पे जनरली हम देखते हैं अगर कंपैरेटिव पीयर्स के साथ स्टडी करें जो उनकी साइज रिलायंस से बहुत छोटी है, वेदर इट इज डी मार्ट और वी रिटेल, तो वहां पे पी मल्टीपल ज्यादा मिलता है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस के अंदर क्षमता है कि FY23 के अंदर यहाँ से करीबन 20% इजिली ग्रोथ दे सकता है शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को। अमरीश सर, आपके क्या अनुमान है, क्या नए टारगेट बनने चाहिए इस नंबर्स को देखते हुए? देखिए, नए टारगेट तो क्लियरली 3,000 के तो ऊपर बनने चाहिए, पर जिस हिसाब से मार्केट अभी है इन द सेंस सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी और थोड़ा बेरिशनेस है, शायद इस रिजल्ट्स का जो पूरा बेनिफिट है शायद मिले नहीं मंडे को। बट क्लियरली आई थिंक दिस विल सेट द बेंचमार्क आई मीन फॉर द रोड अहेड। Or I assume that most of the targets would clearly be beyond 3,000, 3,200. अच्छा शरद, एक चीज शरद से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और अभी मेरे सामने आ रहा है, वो है पर यूजर का जो आंकड़ा है इंटरनेट को लेकर भी और वॉइस कॉल्स को लेकर भी जो नंबर्स आ रहे हैं उसके लिहाज से ये पिछले तिमाही के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर साइड पर। एवरेज डेटा कंजम्पशन जो है वो 17.6 से बढ़ के 18.4 ये पर यूजर पर मंथ का डेटा आया है इंटरनेट में एवरेज डेटा कंजम्पशन में। और एवरेज वॉइस कॉल कंजम्पशन जो है वो 840 से बढ़ के 901 पर यूजर पर मंथ आया है।
एवरेज डेटा कंजम्पशन में करीब 4.5% की ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पर, और एवरेज वॉइस कॉल्स में करीब 7.5% के आसपास की ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो एक फर्दर जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरद, ये सवाल आपसे भी रहेगा जो भी नीरज जी सबसे पूछ रहे हैं कि कंसीडरिंग जो नंबर्स आए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, रिटेल की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, आरपू का नंबर 150 के ऊपर, O2C की परफॉर्मेंस इन लाइन, और प्रॉफिट का आंकड़ा भी अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर, इन चीजों को देखते हुए आप क्या मानते हैं, क्या री रेट होगा स्टॉक, क्या टारगेट्स आप रखेंगे इसके एनुअलाइज्ड? देखिए, मंडे को तो मेरे हिसाब से 4 से 5% का उछाल स्टॉक में मिलना चाहिए नंबर्स के बेसिस पे। और जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट्स का सवाल है, मेरे हिसाब से जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है वो यही है कि रिटेल, प्लेटफॉर्म बिजनेस, जियो, इसमें कितनी ग्रोथ के लिए कंपनी गाइड करती है और जो अपना प्लान आगे का बताता है, जैसा कि अभी आप लोग भी बता रहे थे 5G वगैरह में काफी अग्रेसिव प्लान्स है। और इसके अलावा सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने का है, या बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के कंपनी ने बात की है, उसके बारे में जो कंपनी आगे चल के करने का अनुमान देगी, बाजार उसके बेसिस पे नए टारगेट्स को डिसाइड करेगा। क्योंकि अब लगभग क्या है कि 50% ऑफ इबिटा आपका इन बिजनेसेस से आने लगा है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा स्क्यू हो जाएगा इन बिजनेसेस की तरफ, जिनको मल्टीपल भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म टारगेट्स इस पे डिपेंड करेंगे कि कंपनी फ्यूचर आउटलुक और फ्यूचर प्लान क्या बताती है, बट इमीडिएटली 4 से 5% का उछाल मिलना चाहिए। अच्छा, कंपनी ने अपने डेट का भी आंकड़ा बताया है कि किस तरीके से उनका डेट है, नेट डेट है, उनके पास कितना कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, और साथ ही इनके पास, कंपनी के पास कितना है। 31 दिसंबर 2021 के मुताबिक कंपनी के ऊपर 2,44,708 करोड़ का डेट है, और कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,41,846 करोड़ है। तो यानी कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट जीरो है यहाँ पे। तो ये भी एक आंकड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपनी ने तिमाही के दौरान 80,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। इतने वर्कफोर्स, माफ़ कीजिएगा, 9 मंथ के दौरान, पिछले 9 महीने के दौरान उन्होंने 80,000 एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट किए हैं, ऐड किए हैं लोगों को। तो ये एक आंकड़ा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे रखना चाहिए। चलिए, फाइनल कॉल मंडे को, बाय 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 सब जगह। पार्थिव, हम लोग बुलिश है डेफिनेटली। सो कोई भी गिरावट आती है, वेदर इट कम्स ऑन मंडे और कोर्स ऑफ द वीक, बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट, तो रिलायंस में डेफिनेटली बाय की राय है। अगले 1 साल के अंदर अगर 20% का रिटर्न्स मिलने वाला हो फ्रॉम अ लार्ज कैप लाइक रिलायंस, तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टिंग साइन। ओके, तो रिलायंस के नंबर एक बार आपके सामने फिर रख देता हूं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जिस तरीके के नंबर आए, रिलायंस ने तिमाही के दौरान 2,09,823 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो कि 52% YOY बढ़ के आया है। और कंपनी की जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो 33,886 करोड़ है, जो कि 29.9% YOY बेसिस पे बढ़ के आया है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20,539 करोड़ है, जो कि करीब 38% साल दर साल बढ़ के आया है। EPS 28 रुपये 10 पैसे पर शेयर है, जिसमें भी 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिजिटल सेगमेंट या आरपू जिसको हम लोग कह रहे हैं जियो की तरफ से, वो 151 रुपये 60 पैसे पर शेयर पर यूज़र के हिसाब से आया है। कंपनी ने पिछले 9 महीने में 80,000 लोगों को नए रोजगार दिए हैं, और रिटेल में उन्होंने 14,000 से ज़्यादा स्टोर्स अपने कर लिए हैं। 800 के करीब नए स्टोर्स इन्होंने खोले हैं। तो एक बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ ऑल 3 सेगमेंट्स में। और जो गैस का है वहाँ से भी 18 mm CMD गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया है KG ब्लॉक से। तो इस तरीके के नंबर हैं। और यहाँ पे एक डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड की जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले आप अपनी स्वतंत्र राय किसी अपने एडवाइज़र से ज़रूर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थिव आपका, बलिगा सर आपका, और शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।